आपका स्वागत है आज के इतिहास व्याख्यान में। आज के व्याख्यान में मैं राजपूतों की उत्पत्ति की चर्चा करूंगा। पूर्व पूर्वी मध्यकालीन भारत से संबंधित ये कौन थे, कहाँ से आए थे और किस प्रकार ये मुख्य धारा समाज में समावेशित हो गए। इसकी जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि गुप्त काल के बाद, खास तौर पर हर्षवर्धन के समय के बाद, अ, उत्तर भारत की स्थिति इस प्रकार की थी कि केंद्रीकृत राज्य का अभाव था और काफी हद तक विकेंद्रीकृत हो चुका था। और इस विकेंद्रीकृत स्वरूप में अलग अलग वर्ग के लोग की उत्पत्ति हो रही थी और उन्हीं वर्गों में से राजपूतों की भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि राजपूत इस समय काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे और कोई एक शाखा नहीं थी, इनकी अलग अलग शाखाएं थी। और इनकी शाखाओं में जो फर्क था वो था उत्पत्ति का आधार। एक उत्पत्ति का स्रोत नहीं था, अलग अलग राजपूत वर्ग अपने को अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न मानते थे। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं, इस व्याख्यान में राजपूतों की उत्पत्ति की चर्चा करते हैं। तो कौन थे राजपूत, एक संक्षेप में इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जिन्हें हम राजपूत कहते हैं वो खाना बदोश, पशुचारक और घूमने फिरने वाले जनजातियां थीं, ऐसा माना जाता है। और चूंकि ऐसे लोगों का जीवन बहुत कष्टदायक होता है, उसमें जीने मरने का प्रश्न होता है, तो ये स्वाभाविक है कि वो लड़ाकू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यही स्वभाव इनकी विशेषता बन गई और धीरे धीरे इसी लड़ाकू प्रवृत्ति को उन्होंने भुनाया और सैन्य में शामिल हो गए। सैन्य व्यवस्था में शामिल होने की वजह से उन्हें जमीनें मिली, उन्हें वेतन मिला और वो ऊपर की तरफ गतिशील रहे। और इस ऊपर की तरफ प्रगतिशील होने की वजह से वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ गए। और कुछ लोगों का और कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि जो विदेश से जनजातियां आ रही थीं, खास तौर पर मध्य एशिया से और बाहर से, तो कालांतर में वो लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। रिचुअल्स के जरिए, जो कर्मकांड के जरिए, ब्राह्मणों के योगदान से ऐसा बोला जाता है कि उन्हें एक वैधता मिली और लड़ने की वजह से और प्रशासनिक कार्य में भूमिका अदा करने के कारण यही जनजातियां बाद में अपने आप को राजपूत कहलाने का दावा करने लगी। अ, इसी तर्ज पे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुछ लोग अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं और कुछ लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। और इनकी कोशिश ये थी जनजातियों की कि जो मूल रूप से भारतीय इतिहास में जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें ये अपने आप को क्षत्रिय के समकक्ष नहीं बल्कि वो अपने आप को क्षत्रिय ही मानते थे। तो हमें ये बता देना जरूरी होगा कि क्षत्रिय और राजपूत में काफी फर्क है। और इस चीज को लेके, इस तथ्य को लेके काफी विवाद भी रहा है, काफी इस पे चर्चा भी होती रही है। तो हम उस विवाद में नहीं पड़ेंगे। चूंकि ये स्नातक स्तर का अध्ययन है, तो बस ये जानकारी पर्याप्त होगी कि राजपूत और क्षत्रिय में भेद करना जरूरी है। राजपूत अपने आप को क्षत्रिय के समकक्ष मानते थे, क्योंकि ये लड़ने का काम करते थे, सैन्य व्यवस्था में शामिल होकर घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, तीरंदाजी करना। तो इस प्रकार के व्यवसाय और इस प्रकार की गतिविधियों की वजह से वो अपने आप को अ, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित मानते थे। और अपने कार्य की वजह से, अपने व्यवसाय की वजह से कई जातियां अपने मूल रूप में नहीं रहीं
और खास तौर पे कई जातियां गैर क्षत्रिय छत्री बन गए या राजपूत बन गए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ब्राह्मण जैसे गैर योद्धा सामाजिक वर्ग भी, जो कि पूजा पाठ और कर्मकांड के लिए जाने जाते थे, वो भी लड़ने की वजह से और प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान देने की वजह से राजपूतों जैसा उनका व्यवहार हो गया और काफी ब्राह्मण अपने आप को राजपूत ही मानने लगे। तो राजपूत ऐसा कोई एक स्थिर वर्ग नहीं है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए, जो लड़ाकू प्रवृत्ति वाला यदि लड़ाई नहीं कर रहा है तो वो गैर राजपूत बन जाता था, मतलब ये संभावना है। और जो गैर राजपूत है लेकिन निरंतर लड़ाई कर रहा है, हाँ संघर्षरत है और युद्धरत है, तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि वो राजपूत वाले वर्ग में शामिल हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से दिखाता है कि पूर्वी मध्यकालीन भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सोशल फॉर्मेशन और जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, वो काफी गतिशील है। प्राचीन भारत से वो काफी भिन्न है। यहाँ पे काफी तरलता देखने को मिलती है। तो कोई किसी वर्ग में भी शामिल हो सकता था, बन सकता था, इस प्रकार का एक एक प्रकार का ये साक्ष्य तो मिलता है। और ध्यातव्य बात यह है कि राजपूतों में भी कई ऐसे राजपूत उभर कर आए जो जिनके राजपूतत्व को काफी चुनौतियां मिली। उनको नकली राजपूत कहा गया। और ये राजपूत, इन्हें नकली इसलिए कहा गया कि ये जो चतुर्वर्ण में निम्न जो वर्ग हैं, खास तौर पर शूद्र या शूद्र से भी नीचे, वहां से आकर जो लड़ाई का काम करने लगे और अपने आप को राजपूत घोषित कर दिए, या तो वैवाहिक संबंध के द्वारा वो राजपूतों वाले वर्ग में आ गए, तो ऐसे राजपूतों को एक नाम दिया गया, नकली राजपूत। या मिश्रित राजपूत, स्प्यूरियस राजपूत, जो शुद्ध राजपूत नहीं माने जाते थे। तो ये जो डिबेट है, ये जो विवाद है, जो इस पे वाद विवाद होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसी को पृष्ठभूमि में रखकर हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। क्या परिकल्पना है और क्या दावा करते हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर। तो भारत में सामाजिक समूह के रूप में राजपूत की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों के अनुसार इन्हें चंद्रवंशी माना जाता है। हाँ, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लूनर ओरिजिन। या दूसरा है सूर्यवंशी, जो अपने आप को सोलर रूट से उत्पन्न मानते हैं। और एक दावे के अनुसार बताते हैं कि अग्निकुंड से इनको है ना, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऋषि द्वारा स्थापित अग्निकुंड जो था, जिसमें यज्ञ किया जाता था, वहां से इनकी उत्पत्ति हुई, ऋषिगण को बचाने के लिए राक्षसों से। तो ऐसा भी मानते हैं। हालांकि ये किंवदंतियां हैं, ये देखा जाए तो ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ये एक प्रकार के माइथोलॉजी हैं। तो इन्हें एक अलग वर्ग में रखना चाहिए। लेकिन माइथोलॉजी का भी बहुत महत्व है, किंवदंतियों का भी बहुत महत्व है ओरल हिस्ट्रीज में। और ये सदियों से चले आ रहे हैं। और सामाजिक व्यवस्था में किसी एक खास सामाजिक वर्ग की क्या उत्पत्ति है, उसकी क्या वैधता है, और उसकी जो शक्ति है, जो सामाजिक शक्ति, प्रतिष्ठा कहाँ से निकलती है, तो उसमें इस प्रकार के जो माइथोलॉजिकल जो डिटेल्स हैं, जो नरेशंस हैं, जो वर्णन है, इनका बहुत खास महत्व होता है। तो इस सिलसिले में, खास तौर पर राजपूत के उत्पत्ति के सिलसिले में, इस प्रकार के जो किंवदंतियां हैं और जो माइथोलॉजिकल जो डिटेल्स हैं, नरेशंस हैं, इनका बहुत महत्व है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विदेशों से आए जनजातियां कालांतर में मुख्य धारा समाज में समावेशित हो गईं और कर्मकांडों के जरिए उन्हें वैधता मिली। और अनुष्ठानों के जरिए, कर्मकांडों के जरिए, और धीरे धीरे इस प्रकार से वो मुख्य धारा समाज में सम्मिलित हो गए। क्योंकि ये युद्धरत थे, अपने योद्धा प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे, तो जिनको भी ये आश्रय देते थे, पेट्रोनाइज करते थे कवियों को, वो कवि इनकी प्रशंसा में गाना गाते थे। गाना गायन होता था और लेखनी होती थी। और राजस्थान में, जो कि बाद में जाके राजपूताना भी कहा जाने लगा,
वहाँ पे चारण साहित्य और जो भाट लोग हैं वो अपने आश्रयदाता को, जो ज्यादातर योद्धा प्रवृत्ति के थे, उनकी प्रशंसा करते थे। तो इस श्रृंखला में चंद्र बरदाई का नाम बहुत उल्लेखनीय है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और पृथ्वीराज जो कि खुद एक उदाहरण है राजपूत के, उसमें उनकी काफी प्रशंसा की थी। तो अ, मुझे लगता है कि स्नातक स्तर पे अभी इस वाद विवाद को जानना और उनके बारे में जो उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत हैं और जो किंवदंतियां हैं उनको जानना, और जो इतिहासकारों का दावा है उसको जानना, ये पर्याप्त है। और जहाँ तक संदर्भ की बात है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो जिसको मैंने रेफर किया है, जिसको मैंने पढ़ा है, वो ये तीन किताबें हैं जिनके आधार पर मैंने यहाँ पे वक्तव्य दिया है। ये मेरे अपने वक्तव्य नहीं है। तो मैं जो भी त्रुटियां हैं वो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और कोशिश यही रही है कि जो मैंने पढ़ा है उसी को मैंने यहाँ पे अपने वक्तव्यों में दिया है। और इसका मुख्य मकसद किसी चीज को चुनौती नहीं देना है, बल्कि जो तथ्य हैं बस उसको हूबहू यूं ही प्रस्तुत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये जो व्याख्यान है आपके लिए उपयोगी साबित होगा।